एक न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज़ होता है एज अ रिएक्टर फ्यूल। और यूरेनियम का एटम जब स्प्लिट करके कोलाइड करता है, यानी जब एटम टूट के आपस में टकराता है, तो रिएक्टिविटी प्रोड्यूस होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। और ये बढ़ना कभी भी स्टॉप नहीं करेगी अगर इसे बैलेंस ना किया जाए। तो इसे बैलेंस करने के लिए बोरॉन कंट्रोल रॉड्स, जो कि रिएक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ब्रेक्स जो हैं वो कार को रोक देते हैं। इसमें एक और फैक्टर है कूल वाटर। जो ठंडा पानी है वो हीट जो है वो सिस्टम में से बाहर लेके जाता है और खुद जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसे वॉइड भी कहते हैं। और आरबीएम के रिएक्टर में इसे पॉजिटिव वॉइड कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी ज़्यादा स्टीम होगी उतनी ज़्यादा ही रिएक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा स्टीम उतनी ज़्यादा हीट और उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी। इसका मतलब हमारे पास एक बहुत ही नाजुक साइकिल है और जिसे हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि जब फ्यूल जो है वो हॉटर होता जाता है तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। यानी फ्यूल जितना गर्म होगा रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। मतलब फ्यूल रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, कंट्रोल रॉड और वाटर इसे कम करते हैं, स्टीम रिएक्टिविटी को बढ़ाता है और राइज इन टेम्परेचर इसे कम करता है। और ये एक इनविजिबल डांस की तरह है जो एक सिटी को, एक पूरे शहर को बिना स्मोक और बिना फ्लेम के पावर दे सकता है, लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो। जो सर्कमस्टांसेस डिएटलोव ने पैदा किए थे वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। आगे प्रोफेसर लेगासोव बताते हैं कि यूरेनियम का जो एटम होता है वो स्प्लिट होके ब्रेक डाउन हो जाता है एक नए एलिमेंट में, ज़ेनॉन। और ज़ेनॉन रिएक्टिविटी को रिड्यूस करती है। ये वही पॉइजन है जो प्रोफेसर उलाना कॉम्यूक ने मेंशन किया था। और जब कोर अपने फुल पावर पे चल रहा होता है तो ज़ेनॉन जो है वो बर्न हो जाती है और सिस्टम से बाहर निकल जाती है, इससे पहले कि वो एक प्रॉब्लम बने। लेकिन क्योंकि ये रिएक्टर 10 घंटे से अपने आधी पावर पे यानी हाफ पावर पे चल रहा था, तो ज़ेनॉन बनता जा रहा था और वो जल के बाहर नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से कोर जो है उसमें पॉइजनिंग बढ़ती जा रही थी और बैलेंस खोता जा रहा था। इसके बाद जो सीन हमें दिखाया जाता है वो वापस से कंट्रोल रूम का होता है, जहाँ पर अकीमोव और टोप्टोनोव धीरे धीरे पावर को रिड्यूस कर रहे हैं, जबकि डिएटलोव उन्हें डांट रहा है कि वो जल्दी करें और फटाफट जो है ये काम कंप्लीट करें, जबकि वो जानते हैं कि बहुत तेज़ी से पावर को नीचे करना ठीक नहीं है। देखते ही देखते पावर 700 मेगावाट से भी नीचे चली जाती है, जबकि उसे 700 मेगावाट पर स्टेबल करना होता है टेस्ट के लिए। लेकिन पावर इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि वो 200 मेगावाट से भी नीचे चली जाती है। इसके बाद अकीमोव इंसिस्ट करता है कि वो रिएक्टर को बंद कर दें और इस टेस्ट को यहीं पर रोक दें और कम से कम 24 घंटे वेट करें। लेकिन डिएटलोव उन्हें प्रेशराइज करता है कि वो 200 मेगावाट तक बढ़ाएं पावर और उसके बाद वहीं से टेस्ट को शुरू करें। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें नौकरी से निकाल देगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि उन्हें फिर कभी भी कहीं भी नौकरी ना मिल पाए। और इस डर से वो डिएटलोव की बात मान लेते हैं। इसका नेक्स्ट सीन हमें ट्रायल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डिएटलोव कहता है कि जब वो पावर को बढ़ा रहे थे तब वो वहाँ पर नहीं था, बल्कि वो टॉयलेट गया था। लेकिन उसकी बात खारिज कर दी जाती है। इसके बाद कोर्ट जो है वो 30 मिनट के लिए रिसेस में चली जाती है और इसी बीच बोरिस शबरीना और प्रोफेसर लेगासोव आपस में बातचीत करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बोरिस शबरीना को एक बीमारी हो गई है और अब वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। इसका नाम तो हमें नहीं बताया जाता, पर जो वो वर्ड यूज़ करते हैं वो बोलते हैं लॉन्ग इलनेस। इसके बाद ट्रायल दोबारा शुरू होता है और लेगासोव फिर से बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। डिएटलोव उन्हें एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर के रास्ते पर ले आया था। यहाँ से पावर बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये बहुत ही धीरे धीरे किया जाए और एटलीस्ट इसमें 24 घंटे लिए जाएं। लेकिन डिएटलोव उसे अभी पूरा करना चाहता था और वो सिर्फ एक सक्सेसफुल टेस्ट को जो है वो रिपोर्ट करना चाहता था। तो इसके लिए उन्होंने सारी बोरॉन रॉड्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जबकि हमें पता है कि अगर बोरॉन रॉड्स बाहर निकाल दी जाएंगी तो रिएक्टर को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये ब्रेक है इस कार पे। और वहाँ पर टोटल 211 रॉड्स थी, जिसमें से 205 रॉड्स को बाहर निकाल लिया गया था। और जितनी ज़्यादा रॉड्स बाहर निकल जाएंगी उतना ही कम कंट्रोल रिएक्टर पर रह पाएगा। तो यहाँ से बेस्ट चीज़ जो अब की जा सकती है वो ये कि पावर को 200 मेगावाट पे बढ़ाया जाए और वेट किया जाए। लेकिन सारी रॉड्स बाहर निकल चुकी हैं और इमरजेंसी सिस्टम को भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और अब रिएक्टर में सिर्फ
पानी और जेनॉन ही बचे हैं। इसके बाद जो सीन हमें दिखाया जाता है वो वापस फ्लैशबैक का कंट्रोल रूम में। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी पावर 200 मेगावाट से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाई है और डियाटलोव अभी भी वो टेस्ट करना चाहता है और वो टेस्ट शुरू कर देते हैं, जबकि इस बिल्डिंग में किसी और को ये पता ही नहीं होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को ये बात पता होती है कि यहाँ पर एक टेस्ट किया जा रहा है और इसके अलावा किसी को भी कुछ पता नहीं होता। इसी बीच टॉप्टोनॉफ को कंप्यूटर सिस्टम में से निकली हुई एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम रिकमेंड कर रहा होता है कि रिएक्टर को बंद कर दिया जाए। इसके बाद अकीमोव वो रिपोर्ट डियाटलोव को दिखाता है, लेकिन डियाटलोव इसकी परवाह नहीं करता। इसके बावजूद भी वो टेस्ट पूरा करना चाहता है। और अब जो रिएक्टर का फ्यूल है वो अनचेक्ड है कंट्रोल रॉड से और अनचेक्ड है फ्रेश कूलेंट से। बैलेंस जो है वो इमीडिएटली स्विंग कर जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में और रिएक्टिविटी बढ़ने लगती है और कोर के अंदर जो रिमेनिंग वाटर होता है वो फटाफट स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होता उसे रिप्लेस करने के लिए। और हमें याद है कि स्टीम से रिएक्टिविटी बढ़ती है और हीट बढ़ेगी और इससे और भी ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो जेनॉन होता है अंदर वो तुरंत ही डीके हो जाता है और अब कुछ भी बचा नहीं होता जो इस कैटास्ट्रोफी को रोक सके। और अचानक से टॉप्टोनॉफ देखता है कि पावर सर्ज हुआ है। इसका मतलब पावर अचानक से बढ़ना शुरू हो गई है और हर सेकंड डबल होती जा रही है। आगे प्रोफेसर लेगासोव बताते हैं कि हर न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल रूम में एक बटन होता है जिसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, इंस्टेंटली रिएक्टर को बंद करना, कंप्लीट शटडाउन। सोवियत स्टेट में इस बटन को AZ5 कहते हैं और डियाटलोव ने वो सारे रूल्स ब्रेक कर दिए थे जो सोवियत स्टेट में बने हुए थे। इसके बाद अकीमोव AZ5 को प्रेस करता है ये सोच के कि रिएक्टर जो है वो शटडाउन हो जाएगा और कंप्लीटली बंद हो जाएगा, लेकिन रिएक्टर के सिस्टम में एक फेटल फ्लॉ है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। जैसे ही वो AZ5 को प्रेस करते हैं सारी रॉड्स वापस रिएक्टर के अंदर इंसर्ट होना शुरू हो जाती हैं और जो रॉड्स हैं वो बोरॉन की बनी होती हैं जो रिएक्टिविटी को रिड्यूस करता है, लेकिन टिप्स नहीं। जो टिप्स होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं, बोरॉन की नहीं। और ग्रेफाइट जो है वो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है ना कि डिक्रीज़ करता है। इस पे जज पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो लेगासोव इसका आंसर देते हैं क्योंकि ये चीप है। प्रोफेसर लेगासोव आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही ग्रेफाइट एंटर करता है कोर के अंदर जो रिएक्शन है वो एकदम से बढ़ जाती है और इंस्टेंटली जितना भी पानी था, एवरी लास्ट मॉलिक्यूल जो कोर के अंदर था वो तुरंत ही वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो रॉड्स का चैनल है वो रप्चर हो जाता है और उसी पोजीशन में अटक जाता है और वो बिल्कुल आगे मूव नहीं कर पाता और ना ही पीछे की तरफ। चेरनोबिल का रिएक्टर 4 अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है। हम नहीं जानते कि पावर कितनी हाई गई थी, लेकिन चेरनोबिल जो कि 3200 मेगावाट को डिलीवर करने के लिए बना था उस पर जो फाइनल रीडिंग देखी गई थी वो थी 33,000 मेगावाट और इसके बाद एक्सप्लोजन हो जाता है और जो चेन ऑफ डिजास्टर है वो कंप्लीट हो चुकी है। और उस दिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो बटन जो शटडाउन करने के लिए था वो एक डेटोनेटर की तरह काम करेगा और वो कहते हैं कि इसी तरीके से एक RBM के रिएक्टर एक्सप्लोड करता है झूठ की वजह से, क्योंकि किसी को भी इस फ्लॉ के बारे में पता नहीं होता। और वो ये भी एडमिट करते हैं कि वियना में उन्होंने झूठ बोला है और बताते हैं कि USSR में अभी भी 16 रिएक्टर हैं जो इसी फ्लॉ के साथ अभी भी चल रहे हैं और जज को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। उल्टा इसके बाद लेगासोव को कस्टडी में ले जाया जाता है KGB की और यहाँ पे KGB के डेप्यूटी चीफ चारकोव लेगासोव से मिलने आते हैं और लेगासोव के बारे में कुछ कुछ बातें बताते हैं और पूछते हैं कि किस किस को ये बात पता है, जिस पे लेगासोव कहते हैं कि किसी को भी ये बात नहीं पता और उन्होंने ये चीज़ अकेले ही की है, जिस पे KGB चीफ भड़क जाते हैं और लेगासोव और KGB चीफ के बीच में बहस होती है। इसके बाद वो कहते हैं कि हम तुम्हें मार नहीं सकते क्योंकि वियना में तुम्हें दुनिया ने देख लिया है, तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे पास रहेगी सिर्फ नाम के लिए, ना तुम्हारा कोई दोस्त होगा और ना ही तुम्हें कोई काम करने को मिलेगा, ना ही तुम्हें किसी से मिलने दिया जाएगा। अब तुम इस तरह जियोगे कि जब तुम मरोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कभी थे भी। इस पर लेगासोव पूछते हैं कि अगर मैं मना कर दूं तो क्या, तो चारकोव कहते हैं कि इस बारे में क्या चिंता करना जो कभी
होने ही नहीं वाला। और इस इंसिडेंट के बाद प्रोफेसर लगासोव अकेले रहते हैं और आखिरकार 26 अप्रैल 1988 को 51 साल की उम्र में सुसाइड कर लेते हैं। लगासोव ने जो ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करी थी उसी की वजह से जो सच था वो बाहर आ पाया। डियाटलोव, फोमीन और ब्रुकानव को 10 साल की जेल होती है लेबर के साथ। और बोरिस शबरीना इस इंसिडेंट के 4 साल बाद 1990 में रेडिएशन से रिलेटेड डिजीज से मारे जाते हैं। और इस वेब सीरीज़ में जो हमें उलाना कॉम्यूक का कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जो कि बाकी जितने भी अदर साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पे थे उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। यानी रियलिटी में उलाना कॉम्यूक नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। अब यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने चेर्नोबिल को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है और वहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी भी चीज़ों को छूने की मनाही है, लेकिन आप वहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं कि किस तरह एक खुशहाल जो शहर है वो अब एक गोस्ट टाउन में बदल चुका है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी और ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं।